प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत इस अध्याय की छठी कड़ी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अनेक इतिहासकारों की बात की, उनकी लिखी हुई किताबों की बात की। इसी सिलसिले में एक किताब का जिक्र करना चाहूँगा, वो है अमीर तैमूर की आत्मकथा। तैमूर का जन्म 1334 ईस्वी में और उसकी मृत्यु है वो मृत्यु 1405 ईस्वी में हुई थी और 1398-99 में दिल्ली में जो उसने किया वो हम सब जानते हैं। और दिल्ली में किए हुए उसके कृत्य से अब अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना क्रूर था। उसकी आत्मकथा बताते हैं तुजुके तैमूरी या मलफूजात तैमूरी नाम से है। इसे यूं कहना चाहिए कि ये उसकी आत्मकथा नहीं है, उसका आत्मकथा जैसा ब्यौरा है, विवरण है। क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो आत्मकथा है वो तैमूर की लिखी हुई नहीं है, उसने किसी से लिखवाई थी, ऐसा माना जाता है। और तुर्की भाषा में है, चगताई तुर्की भाषा में। और इस किताब में कहीं नहीं छुपाया गया है कि वह खून का प्यासा था। उसके मरने के 30 वर्ष के बाद में मौलाना यज़दी, जो तैमूर जो शासन था उसका एक दरबारी था, उसने जफरनामा नाम से एक किताब लिखी और वह भी तैमूर के संस्मरणों पर ही आधारित है। उससे संबंधित, तैमूर से संबंधित संस्मरण है उसमें। एक तरह से उसने तो यज़दी का जो पुस्तक है, यज़दी का जो ब्यौरा है वो तुजुके तैमूरी पर ही आधारित है। तो थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना चाहिए कि ये थोड़ा सा काम है वो तैमूर से संबंधित भी है। एक नाम लेता हूँ मैं, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। मैंने पिछली कड़ियों में एक से ज़्यादा बार आपसे ये कहा है कि इतिहासकार चाहे किसी का भी दरबारी हो, मूलतः तो वह लेखक ही होता है। और लेखक कहीं न कहीं यह संकेत जरूर छोड़ता है जिससे पाठक को यह अनुमान हो जाए कि सच्चाई यह हो सकती है। और जब वो ये लिख दे कि केवल ईश्वर ही सच्चाई जानता है, तो उस इतिहासकार का पूरा लेखन ही संदेह में आ जाता है। ये जो सरहिंदी है, इसने साफ लिखा है एक जगह पर कि केवल ईश्वर ही सच्चाई जानता है। तो हमें बड़ी सावधानी से उसकी जो पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही, उसका अध्ययन करना चाहिए। ये सैयद वंश से जुड़ा हुआ इतिहास है। भारत में 1414 से लेकर 1441 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहा था, ये आपको ध्यान रहे। और इसमें 1421 से लेकर 1434 तक मुबारक शाह शासक रहा था। और सरहिंदी ने जो तारीख़ मुबारक शाही लिखी है, तारीख़ मुबारक शाही, यह पुस्तक इस मुबारक शाह के लिए लिखी है। हालांकि इसकी शुरुआत तो गौरी वंश से ही करता है। वो भारत में तुर्कों के शासन की स्थापना से ही वो अपनी शुरुआत करता है। और यहाँ पर आके इसके बाद में मुबारक शाह के बाद में उसका विवरण है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 1434-35 में जब सैयद
मोहम्मद गद्दी पर बैठता है, वहाँ तक आते आते तो ये विवरण अपना आगे का विवरण देना छोड़ देता है। यद्यपि इसने ये लिखा है कि ईश्वर ही सच्चाई जानता है, फिर भी इसका विवरण अपेक्षाकृत थोड़ी सावधानी से लिखा हुआ है। जो आदमी ये बात लिख रहा है ईश्वर ही जानता है सच क्या है, तो वो अपने विवरण में भी कहीं न कहीं सच डालने की कोशिश करेगा ही। और जो इस्लामी राज्य की प्रकृति है उसके संबंध में इसकी राय बिल्कुल स्पष्ट है। जैसी राय और लेखकों की भी हमने पढ़ी है कि जो इस्लाम का उत्कर्ष है वो एक ऊपर वाले की इच्छा के कारण हुई घटना है दुनिया में, तो वो भी ऐसा मानता है। और मुग़ल काल के भी कई इतिहासकारों ने, जिसमें बदायूनी का नाम आता है, निज़ामुद्दीन अहमद का नाम भी आता है, फरिश्ता भी शामिल है उन लेखकों में, उन्होंने इस तारीख़ मुबारक शाही का उपयोग किया है अपने लेखन में। एक नाम आता है ईसामी का, ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक ईसामी। 1311 ईस्वी में इसका जन्म होता है। 14वीं शताब्दी का एक अच्छा विद्वान था, कवि भी था, और इसका जो लेखन है ना वो कविता में ही है, जिसको मसनवी कहते हैं अपन। तो इसकी जो मसनवी है उसका नाम है फुतुहस सलातीन। ये एक तरह से तुर्की से आया हुआ था। तुर्की से जो लोग निर्वासित हो गए थे उसी ख़ानदान से था। शादी भी नहीं की इसने अपने जीवन में, और इसको जिस व्यक्ति का संरक्षण मिला वो कोई सल्तनत काल का सुल्तान नहीं था, वो था अलाउद्दीन हसन, जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। और उसके संरक्षण में बैठ के ही उसने ये फुतुह सलातीन लिखा। ये वो परिस्थितियां बताता है जिसके कारण बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी। और चूंकि अलाउद्दीन हसन इसका संरक्षक था तो अपने संरक्षक की तो ये तारीफ करेगा ही। उसके बारे में जो भी इसने लिखा है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है। और कविताएं लिख रहा है तो कविताओं में तो कल्पना की उड़ान होगी, यह आप जानते हैं। मोहम्मद तुगलक के बारे में ईसामी का दृष्टिकोण आलोचनात्मक है। आलोचना से भी आगे बढ़कर वो उसकी बुराई करता है, चाहे राजधानी परिवर्तन का मामला हो, चाहे और उसके नवाचार हों, सभी में ईसामी को एक शासक के रूप में मोहम्मद तुगलक अच्छा दिखाई नहीं देता है। उसने तो ये कहा भी कि ये अपने जो मोहम्मद तुगलक है ये अपने ज़माने का सबसे बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान है, यहाँ तक वो उसको कहता है। तो ये एकमात्र सोर्स है इतिहास का, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो नासिरुद्दीन महमूद है 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक जो सुल्तान रहा, उसके समय के अंतिम वर्षों की घटनाओं का विवरण हमें मिलता नहीं है आमतौर पे। 1259 से लेकर 1266 तक का विवरण है वो ये देता है। इस विवरण को आप लोगों को ध्यान होगा मिन्हाजुस सिराज ने छोड़ दिया था अपनी किताब में, है ना, तबकात नासिरी है उसकी किताब। और बर्नी ने भी अपनी तारीख़ फ़िरोज़ शाही में उस दौर का विवरण लिखा नहीं है जो हमें यहाँ मिलता है। तो बीच की जो खाली जगह है ना उसको भरने का काम ये करता है। और इतिहास के बारे में इसकी एक टिप्पणी मिलती है ईसामी की। ये कहता है कि भाई इतिहास जो है उसकी गति पहले से निश्चित दैवीय प्रारूप से होती है। यानी वो भी यही मानता है कि जिसके भाग्य में शासक बनना लिखा होता है वो शासन करता है, और भाग्य के कारण ही बड़े बड़े परिवार बनते हैं और बिगड़ते हैं। एक नाम मैं लेना चाहूँगा मीर ख्वंद का। मीर ख्वंद खुरासान का था और वहाँ की राजधानी हेरात में इसका परिवार रहता था। वहाँ के राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था अली शिर। यह अली शिर के संपर्क में आया और उसने
2 खंडों में एक किताब लिखी थी, रोज़तुस सफ़ा, मतलब होता है शुद्धता का उद्यान, शुद्धता का बाग, शुद्धता का बगीचा। ये मध्य एशिया का इतिहास है और चंगेज़ खां का, तैमूर का, उसके वंशजों का इतिहास है। ख़ास बात यह है कि ये कहता है कि मैंने 19 तो अरबी और 22 फारसी इतिहास पढ़े हैं और उनके आधार पर ही मैं ये वर्णन कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रहे। जब आप इसकी बात करेंगे ना, तो फिर खोंडा मीर की बात भी करनी पड़ेगी, जो इसका दोहता था, जो इसकी बेटी का बेटा था, दोहित्र था इसका। उसका नाम, वास्तविक नाम तो गयासुद्दीन था, लेकिन वो खोंडा मीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके नाना का जो संरक्षक था अली शिर, वही इसका संरक्षक बना मीर खोंड का, और उसने उसको लाइब्रेरी का चार्ज दिया था कि ये लाइब्रेरी तुम देखो। छोटी सी उम्र में लग गया था ये लाइब्रेरी के काम में। तो इसकी जो किताब है खुलासत उल अखबार, ये किताब तो इसकी बहुत जल्दी आ गई थी, बहुत छोटी उम्र में आ गई थी। परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि ये जब बाबर भारत आया तो ये बाबर के संपर्क में आ गया, और इसकी जो किताब है, बाबर के संपर्क में आने से इसको क्या है कि थोड़ा राजकीय संरक्षण मिल गया और अच्छा मिल गया। तो ये भारत में मुग़ल शासन की जो स्थापना है उसकी सूचना देता है, उसका विवरण देता है। और भारत में ही उसने अपनी किताब है वो हबीबुस सियार, उस किताब को पूरा किया था। और ये तुगलक शासकों को छोड़कर दिल्ली के अन्य शासकों का विवरण देता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो इसकी पहले वाली जो किताब है खुलासतुल अखबार, इस किताब में उसने क्या किया कि जो भाग शुरू में करके छोड़ दिया था कम उम्र में, बाद में उसमें कुछ चैप्टर्स उसने, कुछ भाग उसने भारत में रहकर जोड़े और उस इतिहास को बढ़ाकर वो 1528 तक ले गया। बाबर के मरने के बाद में ये हुमायूं के दरबार में रहा, और उसने एक रिसर्च, उसको क्या कहेंगे, रिसर्च पेपर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका एक रिसर्च का प्रोजेक्ट ज़रूर उसने पूरा किया, कानून हुमायूनी के नाम से। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसकी इच्छा ये थी कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे दिल्ली लाके दफनाया जाए। वही हुआ। ख्वाजा इसको अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया के पास में लाके और दफना दिया गया। तो अब ये तो कुछ लेखक थे जो जिनकी किताबें हैं और जिनकी किताबें विवरणों से भरी हुई है। कुछ ने सोर्सेज दिए हैं, कुछ ने नहीं दिए, कुछ ने तारीखें दी है, कुछ ने तारीखें नहीं दी, कुछ ने तारीखें दी हैं तो उनका क्रम नहीं दिया, किसी ने दिया। सबको मिलाकर देखने से, सबका विस्तृत अध्ययन करने से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन के प्रति अपनी दृष्टि बना सकते हैं, अपना एक दृष्टिकोण दे सकते हैं। इसके आगे का जो विवरण है, जो मैं आपसे 7वीं कड़ी में बात करूंगा, वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में यात्रा वृत्तांतों का क्या महत्व है। तो जब तक हम यात्रा वृत्तांतों की चर्चा करें, तब तक आप अब तक जो हमने किया है प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में जो पढ़ा है, उसको एक बार पुनः देखें, क्योंकि अब हम सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोतों को पूरा करके और फिर मुग़ल काल के ऐतिहासिक स्रोतों की ओर बढ़ेंगे और उसमें अपनी गति अपेक्षाकृत तेज़ होगी। यात्रा वृत्तांतों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि लिखने वाला है वो एक यात्री के रूप में होता है, और वो उसकी जो दृष्टि है, उसका जो नज़रिया है, वो जिस क्षेत्र से वो आता है उस क्षेत्र से वह जो संस्कार लेकर आता है, जो संस्कार उसके साथ होते हैं, उन संस्कारों का प्रभाव उसके लेखन में ज़रूर आएगा। और एक प्रेक्षक के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में वह जो देखता है उसको वो लिखता है। हमें यहाँ भी जब हम यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे वही सावधानी बरतनी होगी जिसके बारे में मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि आप किसी का भी लिखा हुआ इतिहास पढ़ें, इतिहास ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसके साथ उस व्यक्ति को ज़रूर पढ़ें जिसने वह इतिहास लिखा है। इतिहास के साथ साथ
इतिहासकार को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्ते।